हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग आइलैंड मास्टर के पैलेस के अंदर 900 साल तक अपनी कल्टीवेशन करता है और जब फाइनली वो अपनी कल्टीवेशन को करके आइलैंड मास्टर के पैलेस से बाहर निकलता है, उसके ऊपर नाइट जाओशी ने अटैक कर दिया था जिसके पास यूनिवर्स वेनरेबल की स्ट्रेंथ होती है। जहां पे उसने लुओ फैंग को मार दिया होता है, वहीं पे अरोरा लेक उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करके जाओशी को भी पूरी ही तरीके से वहां पे इरेज कर देती है। और तभी हमें पता चलता है कि जो शख्स मरा था वो असल में लुओ फैंग नहीं बल्कि उसका मूशा डीमन क्लोन था। वहीं पे आइलैंड मास्टर सभी कल्टीवेटर से कहते हैं कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का कल्टीवेटर यानी कि इनहेरिटर लुओ फैंग है और अगर किसी ने भी इसे मारने की कोशिश की तो एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल उसे नहीं छोड़ेगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस शानदार से एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मॉन्स्टर रेस के कल्टीवेटर वुल्फ लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि यहाँ पे तो यूनिवर्स वेनरेबल भी लुओ फैंग यानी कि ब्लेड रिवर किंग को मारने के लिए तैयार नहीं है और हमने तो अपने एक नाइट को भी खो दिया है। आखिर अब यहाँ पे तुम लोग अगला मूव, अगला प्लान क्या चलने वाले हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी भी कीमत पे उस लुओ फैंग को मारना है। तभी वो कमांडर कहता है कि ब्लेड रिवर किंग इस समय वो एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के अंडर में है और कोई भी यहाँ पे उसे मारने की हिम्मत नहीं कर रहा है लॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के आइलैंड मास्टर ने सभी लोगों को वार्निंग दे दी है और मॉन्स्टर अलायंस के जितने भी मेंबर हैं उनके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आइलैंड मास्टर के खिलाफ जा सकें। इसलिए अब हमें चुपचाप यहाँ पे इंतज़ार करना होगा एक सही अपॉर्चुनिटी की। ये सुनकर के वो वुल्फ लॉर्ड कहता है कि मैं अपने थ्रोन की कसम खाता हूँ, मैं उस ब्लेड रिवर किंग को किसी भी कीमत पे मार के रहूँगा। उसने मुझे हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आइलैंड मास्टर के पैलेस को दिखाया जाता है जहां पे लुओ फैंग अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैंने यहाँ पे मास्टर कर लिया है बीस्ट गॉड के थर्ड वैल्यूम के 7th फॉर्म को और मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से अब कंट्रोल भी कर पा रहा हूँ। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी पावर को वहाँ पे चेक भी करता है जो कि यकीनन काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। वहीं पे लुओ फैंग कहता है कि मेरी शूवू विंग्स, मैंने उसके सेकंड फॉर्म को भी यहाँ पे कल्टीवेट कर लिया है जिसकी वजह से मेरी रफ्तार अब पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और डिफेंस की भी पावर, और साथ में जिस तरीके से इस पूरे ही ब्रह्मांड में मेरा नाम चारों ही दिशाओं में फैल रहा है उसी तरीके से मेरे क्लोन की एबिलिटी के बारे में भी सभी लोगों को अब पता चल चुका है। इस समय मुझे डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है 3 फॉरेन रेस के पावरफुल कल्टीवेटर्स के द्वारा और अगर मैंने जल्द से जल्द खुद को इम्प्रूव नहीं किया तो यकीनन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, क्योंकि लिए जिस तरीके से मेरे क्लोन का शिकार मॉन्स्टर रेस के कल्टीवेटर जाओ शी ने किया था, हो सकता है कि मेरी रियल बॉडी का भी शिकार कोई ऐसे ही कर ले। इसलिए जो पावर अभी मैंने अचीव की है ये मेरी सेफ्टी को तो किसी भी जन्म में श्योर नहीं कर सकती है, इसलिए मुझे खुद को इम्प्रूव करना होगा। इसलिए बेस्ट मेथड ये होगा कि मैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट के इनहेरिटेंस टैलेंट का इस्तेमाल करूं। अब मैं यहाँ पे अपने थर्ड क्लोन को बनाऊंगा जिसकी वजह से मैं आराम से खुद को पावरफुल बना सकता हूँ और इसे बनाने के लिए बेस्ट जगह है एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन, जो कि असल में हाईएस्ट टायर सीक्रेट रीजन है इस पूरे ही यूनिवर्स में, क्योंकि लिए इस सीक्रेट रीजन के अंदर कई सारे पावरफुल लाइफ फॉर्म मौजूद हैं और अगर मैंने एक भी पावरफुल लाइफ फॉर्म की थोड़ी सी भी बॉडी मार्शल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं यकीनन उस पावरफुल स्पेशल लाइफ फॉर्म की पावर का इस्तेमाल करके अपने थर्ड क्लोन को हद से ज़्यादा पावरफुल बना सकता हूं और उसे एक अलग बुलंदी पे लेके जा सकता हूं और हो सकता है कि मेरे इस थर्ड क्लोन की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो यूनिवर्स वेनरेबल तक के कल्टीवेटर को टक्कर दे सके।
ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी कल्टीवेशन से उठता है और आइलैंड मास्टर के पैलेस से बाहर आता है और टेलीपोर्टेशन चैनल का इस्तेमाल करके वो सीधा ही खुद को एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन में टेलीपोर्ट कर देता है। जैसे ही लुओ फैंग वहां पे अपीयर होता है वो तुरंत वहां पे अपनी डीमन क्लोन बॉडी को समन करता है। लुओ फैंग खुद बॉर्डर पे रुक करके अपने क्लोन को आगे बढ़ने के लिए देता है क्योंकि इस जगह पे खतरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तभी लुओ फैंग का डीमन क्लोन बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए आगे की तरफ निकल जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो डीमन क्लोन बहुत ही तेज़ी से एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो कई सारे खतरों को पार करता हुआ अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू करता रहता है। तभी वहाँ पे बबाता कहती है कि लुओ फैंग, एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन यकीनन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा, मगर ये उतना ही ज़्यादा खतरनाक रीजन भी है। इसके अंदर तो यूनिवर्स मास्टर भी आने से डरते हैं क्योंकि ये जगह उन्हें भी ट्रैप कर सकती है। इसलिए यहाँ पे कदम अपना फूक फूक के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंटली तुम यहाँ पे मारे, जो कि सही नहीं होगा। तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि बबाता, अगर मैं खतरों को यूं ही नज़रअंदाज करूंगा तो फ्यूचर में अगर एलियंस के स्पाइस से मेरा आमना सामना होगा तो यकीनन मैं उनके रहम के ही बदौलत ज़िंदा रहूंगा। इसलिए मुझे इसे एक्सप्लोर करने दो क्योंकि मैं यहाँ पे एक लाइफ ट्री को ढूंढने के लिए आया हूँ और अगर मुझे ये लाइफ ट्री मिल जाता है तो मैं इसकी लीफ का भी इस्तेमाल करके अपने थर्ड क्लोन को इतना ज़्यादा पावरफुल बना सकता हूँ कि हम उसकी पावर का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। वो आराम से किसी भी यूनिवर्स वेनरेबल के कल्टीवेटर को हैंडल कर पाएगा और मेरे इस क्लोन का मैं इस्तेमाल करके अपने आगे के मिशन को कंप्लीट भी कर पाऊंगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग बहुत ही तेज़ी से उस लाइफ ट्री के लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे रास्ते में कई और सारे खतरे अपीयर होते हैं, मगर लुओ फैंग उन सारी ही बाधाओं को पार करता हुआ आगे बढ़ते जा रहा था। मगर तभी उसके सामने एक ब्लैक होल अपीयर होता है और वो सडन लुओ फैंग के साथ मौजूद आसपास की सारी ही चीज़ों को अपने अंदर खींचने लगता है। लुओ फैंग खुद को संभालने की कोशिश करता है मगर वो उसके अंदर खींचा चला जाता है और तभी लुओ फैंग उस ब्लैक होल के दूसरी साइड में आकर के सीधा ही ज़मीन पे धमाक से गिरता है। और जब यहाँ पे लुओ फैंग वहाँ पे खुद को संभालते हुए उठता है तो आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के लुओ फैंग कहता है कि यार ये कैसी जगह है, ये तो चारों ही तरफ मुझे सन्नाटा ही नज़र आ रहा है। तभी वो बबाता से कहता है कि बबाता, तुमने सही कहा था, ये जगह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और उतनी ही ज़्यादा मिस्टीरियस। कब कहाँ से कौन खतरा आ जाए हमें इसके बारे में तो पता भी नहीं चलता है। तभी लुओ फैंग उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है जहाँ पे लुओ फैंग के सामने एक मिस्टीरियस सा सिल्वर ट्रेजर अपीयर होता है, जिसे देख के लुओ फैंग कहता है कि बबाता, ये क्या कोई पावरफुल ट्रेजर है? बबाता ये सुनते ही लुओ फैंग के वर्ल्ड रिंग के अंदर से तुरंत बाहर निकलती है और तुरंत ही उस ट्रेजर के करीब जा करके लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, ये तो सच में एक ग्रेट ट्रेजर है, मगर मुझे थोड़ा समय दो, मैं यहाँ पे थोड़ा पता करना चाहती हूँ कि आखिर ये चीज़ है क्या। वहीं पे लुओ फैंग भी, जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था, उससे रहा नहीं जाता है। वो धीरे धीरे करके अब बबाता के करीब आने लगता है, अगर वो वहीं पे ज़मीन पे बह रहे पानी के ऊपर अपना कदम रख देता है, जिसकी वजह से एक भवंडर क्रिएट होता है जो कि लुओ फैंग को अपने अंदर खींचने लगता है। लुओ फैंग को समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ तक कि उसके डीमन क्लोन का जो कोर होता है वो भी यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से फ्लैक्चुएट करने लगता है और उसके सामने जो क्रिस्टल ट्रेजर होता है उसके साथ वो अटैच होने लगता है। लुओ फैंग सडन खुद को संभालता है और अपने दिल को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर बबाता, ये सिल्वर क्रिस्टल की पावर मेरे डीमन क्लोन के कोर के अंदर एब्जॉर्ब क्यों हो रही है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। बबाता भी वहाँ पे थोड़ा सोचने लगती है कि आखिर ये सारा ही माजरा क्या है, मगर तभी बबाता अपनी मैग्नेटिक फील्ड को चारों ही तरफ फैलाती है और तुरंत अपने सिस्टम को अपीयर करके उसे स्कैन करने लगती है कि आखिर ये कोर है क्या चीज़।
तभी वहां पे बबाता को पता चल जाता है इस कोर के बारे में। अगर वो यहाँ पे अभी भी डीपली सर्च करने में लगी होती है कि आखिर एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या, जैसे ही उसे पता चलता है वो भागते हुए लुओ फैंग के पास आती है और कहती है कि लुओ फैंग अपने ठीक नीचे देखो, यहाँ पे एक पूल मौजूद है जिसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी इस क्रिस्टल के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। इसी पुल के ऊपर तुमने अपना कदम रख दिया था और लुओ फैंग, हम लोगों के सामने ये जो सिल्वर कोर नजर आ रहा है, इसके अंदर असल में स्पेस लॉ की पावर है। ये एक अनोखा क्रिएशन है यूनिवर्स के द्वारा। इसे यूनिवर्स ने खुद ही अपने आप बनाया है और इसका नाम स्पेस हार्ट है। ये सुनकर के लुओ फैंग भी थोड़ा कंफ्यूज होता है और तभी बबाता उसे एज अ टीचर बताती है कि स्पेस हार्ट के अंदर असल में स्पेस लॉ की रिच अमाउंट में एनर्जी मौजूद है और इसे बनने में काउंटलेस ईयर लगते हैं। लुओ फैंग, तुम्हारी मूशा डीमन क्लोन बॉडी के अंदर भी असल में जो कोर है उसके अंदर स्पेस लॉ की पावर है और वो तुम्हारी डीमन क्लोन बॉडी भी स्पेस लॉ का ही इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये स्पेस हार्ट की पावर तुम्हारे कोर से अटैच हो चुकी है और लगातार तुम्हारे कोर के अंदर इस स्पेस हार्ट की पावर ट्रांसफर हो रही है। और लुओ फैंग, जैसे ही तुम इस स्पेस हार्ट के करीब आए थे तभी तुम्हारे डीमन क्लोन का जो कोर है वो स्पेस हार्ट के कोर से कनेक्ट हो गया और स्पेस हार्ट ने तुम्हें खुद के पास खींच लाया। तभी हम देखते हैं कि एक पावरफुल अटैक लुओ फैंग के ऊपर होता है। लुओ फैंग तुरंत वहां पे बबाता को पीछे ढकेल देता है, क्योंकि जैसा कि बबाता ने मैकेनिकल हार्ट को कल्टीवेट कर लिया है, अगर ये अटैक बबाता को हिट होता तो वो इंजर्ड हो सकती थी, क्योंकि अब बबाता भी कल्टीवेशन कर सकती है। तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए वहाँ से भाग रहा होता है, क्योंकि लुओ फैंग के ऊपर जिस अननोन एलियन कल्टीवेटर ने अटैक किया था उसके पास लगभग यूनिवर्स वेनरेबल की स्ट्रेंथ मौजूद थी। मगर तभी वो एलियन कल्टीवेटर कहता है कि ये स्पेस हार्ट मुझसे बिलोंग करता है और खबरदार तुमने इसे छूने की जुर्रत की। तभी लुओ फैंग अपने वर्चुअल सेंसर का इस्तेमाल करके वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है, मगर तभी वो एलियन लुओ फैंग के पीछे आके अपीयर होता है और लुओ फैंग से कहता है कि बच्चे, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना पावरफुल अटैक किया और तुम्हारी सोल भी यहाँ पे डैमेज नहीं हुई, लगता है कि अब तुम्हें जान से मारना ही होगा। ये एलियन कल्टीवेटर असल में मॉन्स्टर रेस का ही कल्टीवेटर होता है, जो कि काफ़ी पावरफुल अटैक लुओ फैंग के ऊपर सीधा ही कर देता है। लुओ फैंग तुरंत अपने हाथों को सामने ला करके उस पावरफुल अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में लुओ फैंग का जो वर्चुअल यूनिवर्स सेंसर होता है वो धीरे धीरे करके वहाँ पे डैमेज होने लगता है और देखते ही देखते वर्चुअल यूनिवर्स सेंसर लुओ फैंग का वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लुओ फैंग अब बहुत ही तेज़ी से वहाँ से उड़ के भागने लगता है, क्योंकि लुओ फैंग अब एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के अंदर कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता था। तभी हम देखते हैं कि वो एलियन कहता है कि बच्चे, तुम्हारा सेंसर तो टूट चुका है, अब तुम मुझसे बच के कैसे भागोगे। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग को जकड़ते हुए कहता है कि अब तो तुम यहाँ पे किसी को बता भी नहीं सकते हो कि आखिर तुम्हें मारा किसने है, अब तू यहाँ पे पूरी मौत मरेगा। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग को अपनी पोंछ से जकड़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लुओ फैंग को हद से ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और वहीं पे वो एलियन फिर से काफ़ी पावरफुल अटैक लुओ फैंग के ऊपर करने वाला होता है। पर तभी लुओ फैंग कहता है कि एक ट्रेजर के खातिर तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी वो बंदा कहता है कि हाँ। तभी लुओ फैंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करके कहता है कि अब तो तुम मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि अगर तुम मुझे एक ट्रेजर के खातिर मार सकते हो तो मैं अपनी जान बचाने की खातिर खुद को ख़त्म भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ में। और तभी वहाँ पे वो एलियन लुओ फैंग को उठा करके एक चट्टान पे दे मारता है और उससे कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो बच्चे, अगर तुमने मेरे करीब रह करके खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्शन परफॉर्म करके मारा और अगर मैं बच भी गया ना तो 5 कलर अरोरा लेक मुझे मार देगी और तुम इसका फ़ायदा उठा रहे हो। ये कहने के साथ वो तुरंत उस स्पेस हार्ट के पास आता है और उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से सील करके लुओ फैंग से कहता है कि अब तो यहाँ पे अगर तुम सेल्फ डिस्ट्रक्शन को भी परफॉर्म कर दो ना तो तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो।
ना ही मेरा और ना ही स्पेस हार्ट का। और साथ में तो तुम्हारा वर्चुअल यूनिवर्स सेंसर भी अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और तुम किसी को भी बता नहीं सकते हो कि आखिर इस जगह पे किस तरीके का ट्रेजर मौजूद है। अब तो तुम्हारे जिंदा बचने का भी मौका तुमने गवा दिया है। तभी लुओ फैंग अपने आर्मर को हटाता है और अपने फेस को रिवील करते हुए उस एलियन से कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे लगता है कि मैं यहाँ पे कम्युनिकेट कर नहीं सकता हूँ। मेरे क्लोन के पास दूसरा सेंसर मौजूद है और अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी हुआ तो मैं अपने दूसरे सेंसर का इस्तेमाल करके तुरंत सभी पावरफुल रेसेस के कल्टीवेटर्स को बता दूंगा कि यहाँ पे स्पेस हार्ट मौजूद है और फिर तुम्हारे हाथ में नील बटा सन्नाटा कुछ भी नहीं लगने वाला है। और तभी वहाँ पे उस एलियन के हाव भाव भी एकदम चेंज हो जाते हैं और वो शांत हो जाता है। तभी लुओ फैंग अपने मन में कहता है कि ये जो स्पेस हार्ट की एनर्जी है वो लगातार मेरे लाइफ कोर के अंदर एब्जॉर्ब होते जा रही है। अगर कुछ वक्त मैं ऐसे ही यहाँ पे खड़ा रहा तो मैं स्पेस हार्ट की एनर्जी को पूरी ही तरीके से एब्जॉर्ब कर लूँगा और मैं इस अननोन कल्टीवेटर से फाइट भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। तभी लुओ फैंग कहता है कि देखो, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है और अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तुमसे कोई ट्रेजर लेकर के तो मुझे डर है जैसे ही तुम्हें ये स्पेस हार्ट मिलेगा तुम मेरे पीछे आओगे और मुझे मार दोगे। तभी वो एलियन कहता है कि तुम पागल हो चुके हो। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग के सामने आता है और लुओ फैंग से कहता है कि चलो बताओ आखिर तुम्हारी कंडीशन क्या है और तुम इस स्पेस हार्ट की इंफॉर्मेशन को अपने तक रखने का क्या लोगे, क्या चीज़ तुम इसके बदले एक्सचेंज करना चाहोगे। मगर यहाँ पे लुओ फैंग को तो सिर्फ समय चाहिए होता है। वो यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहता है कि ये स्पेस हार्ट तो मुझे चाहिए नहीं। वहीं पे दूसरी साइड लुओ फैंग का लाइफ कोर बहुत ही तेजी से उस स्पेस हार्ट की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। कुछ पल के अंदर लुओ फैंग का लाइफ कोर पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तभी लुओ फैंग कहता है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ अपनी सेफ्टी की गारंटी चाहिए, मुझे मरना नहीं है। अगर आप इसकी गारंटी देते हैं तो मैं यकीनन यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे आप जैसे पावरफुल कल्टीवेटर से कोई ट्रेजर भी नहीं चाहिए। मगर तब तक हम देखते हैं कि लुओ फैंग का लाइफ कोर 90% से भी ज़्यादा एनर्जी को उस स्पेस हार्ट के अंदर से एब्जॉर्ब कर चुका था, जिसकी वजह से स्पेस हार्ट के अंदर हलचल होने लगती है, जिसे देख के उस एलियन को लगता है कि अब उसके 3000 एरा का इंतज़ार अब यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके सब्र का फल अब मिलने वाला है क्योंकि उस कोर के आसपास में मौजूद सारे ही स्पेस क्रिस्टल सीधा ही उस कोर के अंदर एब्सॉर्ब होने लगते हैं, जहाँ पे अब वो कोर एलियन के अकॉर्डिंग पूरी ही तरीके से मैच्योर हो चुका है। मगर तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि लुओ फैंग का लाइफ कोर पूरी ही तरीके से उस स्पेस हार्ट को एब्जॉर्ब कर चुका था। लुओ फैंग का काम यहाँ पे अब पूरा हो चुका था, जिसकी वजह से स्पेस हार्ट के अंदर से अब और भी ज़्यादा हलचल होने लगती है और उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड ये एलियन होने लगता है। उसका ध्यान लुओ फैंग के ऊपर से बिल्कुल हट चुका था। तभी वो एलियन खुश होते हुए अपने कदम को सीधा ही अपने स्पेस हार्ट कोर की तरफ बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। मगर तभी पीछे से लुओ फैंग कहता है कि सीनियर, यहाँ पे तो अब इस स्पेस कोर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो रही है, मैं इसके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता हूँ। लुओ फैंग को तो असलियत पता थी। वो तुरंत उससे कहता है कि मैं तो अब इस पावरफुल ट्रेजर से दूर जाना चाहता हूँ क्योंकि इस पावरफुल ट्रेजर की एनर्जी को मेरी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी और मैं मारा जाऊंगा। सीनियर, मुझे प्लीज़ इस मैटर से दूर रखें और अपनी आंखों को स्पेस हार्ट की तरफ गड़ा के रखें क्योंकि मुझे आपके मसले में नहीं पड़ना है। ये कहने के साथ लुओ फैंग वहाँ से अपने कदम धीरे धीरे पीछे करके, जहाँ पे बबाता ने वाटर पूल चैनल के बारे में बताया था लुओ फैंग को स्टार्टिंग में, लुओ फैंग उसके ऊपर खड़ा होता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये देख कर कि वो एलियन लुओ फैंग को इग्नोर कर देता है और अपने स्पेस हार्ट को एकदम लालच भरी निगाहों से देखने लगता है। उसके अकॉर्डिंग कुछ पल में ही ये स्पेस हार्ट उसका हो जाएगा और इसी खुशी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।